नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपका उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, TGT सोशल साइंस, PGT हिस्ट्री सहित सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें यहाँ पे जो सत्य कथन का चुनाव करना, दो विकल्प दिए गए हैं। पंचमंडली का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में हुआ है, यह कथन हमारा सही है। जो पंचमंडली है, पंचमंडली जिस प्रकार से आज के समय में ग्राम पंचायतें होती हैं, उसी प्रकार से गुप्त काल में जो पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। तो पंचमंडली का उल्लेख सांची अभिलेख में हुआ है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। और सांची अभिलेख का जो है निर्माण जो है कराया था, उसका एक सेनापति था आम्रकार्दव। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाए उसके बौद्ध सेनापति, किस चंद्रगुप्त द्वितीय के बौद्ध सेनापति का नाम बताइए जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था। तो आम्रकार्दव का उल्लेख आता है। तो सबसे पहले जो है पंचमंडली का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में हुआ है। और सांची अभिलेख का समय जो है गुप्त संवत 93 है। गुप्त संवत 93 है, जो कि 412 ईस्वी के आसपास का होता है। 412 ईस्वी का। और इसी अभिलेख में सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त को देवराज, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि थी देवराज, तो सांची अभिलेख में ही चंद्रगुप्त को देवराज कहा गया है। तो जो हमारा सांची अभिलेख है उसमें पंचमंडली का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है सेनापति आम्रकार्दव ने जो है काकनाद बोट, जो कि सांची का पुराना नाम था, काकनाद बोट। तो काकनाद बोट के महाविहार को कुल 25 दिनार एवं ईश्वर साख ग्राम का जो है भूमि अनुदान दान दिया था। और इस अभिलेख में जो है बताया गया है कि आम्रकार्दव ने जो है पंचमंडली के सम्मुख साष्टांग दंडवत किया था। तो पहला विकल्प हमारा सही है, पंचमंडली का उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के सांची अभिलेख में हुआ है। आप लोगों से मेरा एक प्रश्न है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का समय क्या है? आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा विकल्प है, सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के सेनापति आम्रकार्दव द्वारा काकनाद बोट महाविहार को 25 दिनार एवं ईश्वर साख ग्राम के भूमि अनुदान का उल्लेख, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, विकल्प भी हमारा सही है। इस प्रकार से कथन ए और बी दोनों सही है, विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा दूसरा प्रश्न है, संगम काल के विषय में कौन सा कथन सही है? संगम काल के विषय में कौन सा कथन सही है? तो संगम काल के विषय में पहला विकल्प है प्राचीन संगम साहित्य वीर गाथा परक साहित्य है। तो यह हमारा सही है, पहला विकल्प हमारा सही है कि जो हमारा प्राचीन संगम साहित्य है वह वीर गाथा परक साहित्य है। दूसरा विकल्प है संगम साहित्य ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास के जानकारी का सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख एवं सर्वप्रथम साक्ष्य है। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो हमारा संगम साहित्य है वह उसमें जो है अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक युग का प्रारंभ कब से हुआ है, तो इसमें ऐतिहासिक युग के प्रारंभ से दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी सबसे पहले हमें प्राप्त होती। तो विकल्प बी भी हमारा सही आंसर है। विकल्प सी है गोष्ठी परिषद या संस्थान के रूप में संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तिरनाउकरस ने किया था, यह विकल्प भी हमारा सही है। जैसे कि हम जानते हैं संगम का अर्थ होता है गोष्ठी है, कुछ विद्वानों ने परिषद बताया या संस्थान के रूप में इसको बताया है। तो इसका प्रयोग जो सबसे पहले जो है तमिल कवि तिरनाउकरस ने किया था, जिसको हम अप्पार के नाम से भी जानते हैं। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है।
विकल्प डी है, संगम साहित्य को तमिल साहित्य का अगस्त्यस युग कहा जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है कि संगम साहित्य को तमिल साहित्य का अगस्त्यक युग कहा जाता है। इस प्रकार से सभी विकल्प सही है, तो विकल्प ई हमारा सही आंसर है। और कभी पूछा जाता है कि कुल कितने संगम का आयोजन किया गया था, तो कुल 3 संगम का आयोजन किया गया था। और तीनों संगम का एक प्रश्न पूछा गया था कि तीनों तमिल संगम का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था, तो तीनों संगम का सबसे पहला उल्लेख जो है अगपोरुल के भास में हुआ, अगपोरुल के भास में हुआ है। तो उसकी जो भूमिका अगपोरुल के भास की है उसमें तीनों संगम का सबसे पहला उल्लेख हुआ है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का विस्तार किसके द्वारा किया गया था, तो दक्षिण भारत में जो आर्य सभ्यता का विस्तार जो है अगस्त ऋषि और कौंडिन्य के द्वारा किया गया था। तो ये भी जानकारी हमें रखनी चाहिए। और तीनों संगम के विषय में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे कि तीनों संगम का आयोजन कब हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके संरक्षक शासक कौन थे, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, उसकी अवधि क्या थी। तो इसके संबंध में हम आगे की वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य में वर्णित अकम शब्द का क्या अर्थ है। तो जो हमारा तमिल साहित्य है, संगम साहित्य है, उसमें जो है 2 प्रकार की जो कविताएं लिखी गई हैं उनकी विषय वस्तु 2 है। पहली विषय वस्तु है अकम और दूसरी है पुरम। अकम और पुरम। तो जो अकम होता है वह प्रणय काव्य से संबंधित है, अकम प्रणय काव्य से संबंधित है। और आपका जो पुरम है वह युद्ध काव्य से संबंधित है और उसको जन काव्य के नाम से भी जाना जाता है। पुरम को जन काव्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अकम का क्या अर्थ है, अकम का अर्थ है यह एक प्रणय काव्य। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। मित्रों, आगे बढ़ने से पूर्व आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को पूरा देखने के पश्चात चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिसके माध्यम से आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो जाए। कभी कभी इसमें पूछ लिया जाता है कि संगम साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया। पत्थुपातु, पहला है पत्थुपातु। जो पत्थुपात है यह 10 गीतों का संग्रह है, यह 10 गीतों का संग्रह है। और दूसरा आपका है इत्थुथोकै। तो जो इत्थुथोकै है यह 8 गीतों का संग्रह है, यह 8 गीतों का संग्रह। यह प्रश्न भी परीक्षाओं में सामान्य रूप से पूछा जाता है। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, अकम जो है प्रणय काव्य। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर नागर मंदिर शैली का उदाहरण है। तो नागर मंदिर शैली, जैसे कि हम सभी को मालूम है कि प्राचीन मंदिर निर्माण की कुल 3 शैलियाँ होती थी, नागर, द्राविड़ और बेसर। नागर, द्राविड़ और बेसर। तो इसमें नागर मंदिर शैली का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो जो नागर मंदिर शैली, इसको हम आर्य शैली के नाम से भी जानते थे। आर्य शैली, उत्तर भारत के मंदिरों का निर्माण इस शैली में होता था, आर्य शैली। या कभी कभी इसको हम उदीच्य शैली के नाम से भी जानते हैं। और हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला तक जो है इस मंदिर का विस्तार, इस मंदिर निर्माण शैली का प्रयोग किया गया था। मतलब नागर मंदिर शैली के मंदिर जो है हिमालय से लेकर विंध्य पर्वतमाला के क्षेत्रों में प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो है पहला है, पूछा जा रहा है दशावतार मंदिर। तो दशावतार मंदिर जो है वर्तमान में देवगढ़ में है, झांसी में है। तो यह जो नागर मंदिर शैली का उदाहरण है। दूसरा है भीतरगांव का इष्टिका मंदिर। तो भीतरगांव का इष्टिका मंदिर भी जो नागर मंदिर शैली का उदाहरण है, यह कानपुर में अवस्थित है। तीसरा है नचना कुठार का शिव और लक्ष्मण मंदिर। यह मंदिर भी जो नागर मंदिर शैली का उदाहरण है। तो तीनों हैं इसमें, तो उपर्युक्त सभी, विकल्प डी हमारा सही आंसर है।
कौन कौन से? दशावतार मंदिर है, भीतर गांव का इष्टिका मंदिर है, नचना कुठार का शिव और लक्ष्मण मंदिर है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ मंदिर शैली का उदाहरण है? तो द्रविड़ मंदिर शैली का उदाहरण पहला है इसमें, द्रविड़ मंदिर शैली पहले बता देते हैं। तो जो द्रविड़ मंदिर शैली दक्षिण भारत के मंदिरों से संबंधित है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। अगर पूछा जाए कि इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ है, तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो इसका विस्तार क्षेत्र है। तो द्रविड़ मंदिर शैली में जैसे है कि आपका ग्वालियर का तेली मंदिर विकल्प ए है, यह भी आपका द्रविड़ मंदिर शैली का है। विकल्प बी है उड़ीसा का बेताल देउल मंदिर, उड़ीसा का बेताल देउल मंदिर, यह भी द्रविड़ मंदिर शैली का उदाहरण है। विकल्प सी है नचना कुठार का पार्वती मंदिर। तो नचना कुठार का जो है पार्वती मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली का उदाहरण है, और नचना कुठार का शिव और लक्ष्मण मंदिर वह नागर मंदिर शैली का उदाहरण है। तो उपर्युक्त सभी विकल्प डी हमारा सही आंसर होगा। इसके अलावा कभी कभी जो है लाडखा मंदिर, जो कि एहोल में उसको पूछा जाता है, तो एहोल का लाडखा मंदिर है, एहोल का लाड खा मंदिर, एहोल का लाड खा मंदिर हो गया। इसके बाद जो है मेगुती जैन मंदिर है, ये भी जो है द्रविड़ मंदिर शैली का उदाहरण है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो खजुराहो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, और यह अपने मंदिर निर्माण शैली के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यह जो है चंदेल वंशी शासकों से संबंधित है। किससे? चंदेल वंशी शासकों से संबंधित है। और यहाँ पे कुल वर्तमान में 25 मंदिर मिले हैं। वर्तमान में 25 मंदिर प्राप्त हुए हैं, जो कि शैव वैष्णव शाक्त सूर्य और दिगंबर धर्म से संबंधित हैं। यहाँ से किसी बौद्ध मंदिर का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। तो पहला विकल्प है ये मंदिर बेसर मंदिर शैली में निर्मित है। तो यह विकल्प हमारा सही है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं वह बेसर मंदिर निर्माण शैली में, बेसर मतलब द्रविड़ और उत्तर, द्रविड़ या नागर, जो उत्तर का मतलब नागर मंदिर शैली और द्रविड़ मंदिर शैली का जो मिश्रित रूप है उसको हम बेसर मंदिर शैली के नाम से जानते हैं। तो पहला इसमें है कि ये जो खजुराहो के मंदिर हैं वह बेसर मंदिर शैली में निर्मित है, एक गलत है। खजुराहो के जो मंदिर हैं वह बेसर मंदिर शैली में निर्मित नहीं है, बल्कि सभी मंदिर क्या है? सभी मंदिर नागर शैली में निर्मित हैं। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर होगा। और आगे के विकल्प हम देख लेते हैं। खजुराहो में शैव वैष्णव शाक्त सूर्य जैन धर्म से संबंधित 25 मंदिर प्राप्त है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया विकल्प भी सही है। विकल्प सी है यहाँ से बौद्ध मंदिर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए, विकल्प भी हमारा सही है। और विकल्प डी है यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर कंडरिया महादेव मंदिर है, यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो खजुराहो का सबसे विशाल मंदिर है वह कौन सा है? कंडरिया महादेव मंदिर है। तो यह विकल्प भी हमारा सही है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। खजुराहो के मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित हैं। अगला प्रश्न है, वराहमिहिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वराहमिहिर का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि वराहमिहिर जो एक प्रसिद्ध जो है विद्वान थे, जो कि गुप्त काल से संबंधित हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबारी थे। और इन्होंने अपने समय में अनेक ग्रंथों की रचना की है, और ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ हैं, गणित से संबंधित ग्रंथ हैं। और इनका जन्म जो है उज्जैनी में हुआ था। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? उज्जैनी में हुआ था। यहाँ पे कपित्थ नामक गांव है, कपित्थ नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था।
तो देखते हैं कि इनके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहत जातक नामक ग्रंथों की रचना की। यह विकल्प हमारा सही है कि वराहमिहिर ने जो है इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है, बृहत संहिता है। साथ ही साथ पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहत जातक, इस सभी ग्रंथों की रचना इन्होंने की है। और आपकी जो बृहत संहिता है इसको जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। बृहत संहिता को प्राचीन ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश कहा जाता है। विकल्प बी भी हमारा सही है। विकल्प सी है, वराहमिहिर को फलित ज्योतिष का जनक माना जाता है। यह विकल्प भी हमारा सही है कि जो वराहमिहिर हैं उनको फलित ज्योतिष का जनक माना जाता है। विकल्प डी है, बृहत संहिता के प्रमुख टीकाकार नीलोत्पल भट्ट हैं। बृहत संहिता के प्रमुख टीकाकार नीलोत्पल भट्ट हैं। यह विकल्प हमारा सही नहीं है, वह भट्टोत्पल है। नीलोत्पल न होकर कौन है, भट्टोत्पल। भट्टोत्पल जो है बृहत संहिता के प्रमुख टीकाकार है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। और इसके विषय में हम आपको कुछ यहाँ पे और बताना चाहेंगे कि जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुप्त युगीन संस्कृत का महाकोश किसे कहा जाता है। तो गुप्त युगीन संस्कृत का महाकोश किसको कहा जाता है, बृहत संहिता को कहा जाता है। बृहत संहिता को गुप्त युगीन संस्कृत का महाकोश कहा जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो कुल 18 अध्याय हैं, कुल 18 अध्याय हैं, 442 श्लोक हैं। 18 अध्याय 442 श्लोक हैं। और इसमें जो है कुल 5 ज्योतिष सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। 5 ज्योतिष सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और वराहमिहिर जो है उन्होंने ज्योतिष को कुल 3 भागों में बांटा था। वराहमिहिर ने ज्योतिष को कुल 3 भागों में बांटा था। पहला था तंत्र, तंत्र मीन्स होता है खगोल और गणित। और दूसरा है होरा, तंत्र होरा, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। होरा मीन्स जन्म पत्रिका। और तीसरा है संहिता, संहिता फलित ज्योतिष को कहा जाता है। तंत्र, होरा और संहिता। तो मित्रों, इस वीडियो में मैंने प्राचीन इतिहास एवं संस्कृत से संबंधित 7 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। काफ़ी दिनों के बाद मैंने आपको ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप पूरा देखने के पश्चात जो है कमेंट्स बॉक्स में अपने अनुभवों को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।